नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एनपीए। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जहाँ से बैंक को इनकम आना बंद हो जाता है, जहाँ से कोई ब्याज नहीं मिल रहा। एट प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम, बैंक ने जो एसेट क्लासिफिकेशन है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। तो जो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल और लॉस एसेट है, उसको हम एनपीए कहते हैं। अब हम पहले एनपीए जाने से पहले देखेंगे आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट होता क्या है। An account can be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or DP। वो अकाउंट जिसमें कि आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है आज की डेट में वो सैंक्शन लिमिट और डीपी से ऊपर है, उसको हम कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। दूसरा केस है इन केस विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट drawing power, but there is no credit continuously for 6 months or credit not enough to cover the interest debited during the year। अब एक केस है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट सैंक्शन लिमिट और डीपी से नीचे है, बट इन दैट केस अगर वो जो क्रेडिट कंटिन्यूसली हो रहा है 6 मंथ तक नहीं होगा और जो क्रेडिट हुआ है वो ब्याज जो लगा है साल भर में उसको कवर करने के लिए अगर इनफ नहीं है, देन वो इन दैट केस द अकाउंट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। अब एनपीए होगा कब? जो टर्म लोन के केस में है, अ टर्म लोन बिकम एनपीए इफ इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट और बोथ आर ओवरड्यू फॉर 90 डेज, मोर देन 90 डेज। मतलब एनपीए तब होगा कि कोई भी केस में टर्म लोन में अगर ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट जो डिमांड हुआ है अगर वो 90 डेज से ओवरड्यू होगा, मोर देन 90 डेज से, तब हम एनपीए हो जाएगा वो अकाउंट। इन केस ऑफ सीसी और ओडी बिकम एनपीए इफ अकाउंट रिमेंस आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज। सीसी और ओडी के केस में अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज से है, इन दैट केस वो एनपीए हो जाएगा। अब रिन्यूअल के केस में है इफ इन अ सीसी और ओडी अकाउंट बिकम एनपीए इफ अकाउंट इज पेंडिंग फॉर रिन्यूअल फॉर मोर देन 180 डेज। मतलब अगर आज एक्सपायर हुआ तो 180 दिन के बाद अगर रिन्यूअल विद इन 180 डेज नहीं होता है तो वो खाता एनपीए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर अकाउंट का स्टॉक स्टेटमेंट है अगर वो 6 मंथ तक रिसीव नहीं होगा तो वो खाता एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांसेस की जहाँ तक बात है तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो इट बिकम्स एनपीए इफ़ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन अनपेड फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन दिया गया है तो वो एनपीए तब होगा जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो 2 क्रॉप सीजन अगर नहीं आएगा तो एनपीए हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एनपीए तब होगा जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। आप सब स्टैंडर्ड अकाउंट देखेंगे। सबसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट होगा जब एनपीए होने के 12 महीने तक, मतलब आज एनपीए हो गया और उसके 1 साल तक ये सब स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद एनपीए का बांटा गया है डाउटफुल एसेट में। तो डाउटफुल एसेट हो गया मोर देन 12 मंथ एनपीए रह चुका है वो। अब डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी है, DB1, DB2 एंड DB3। जो DB1 है वो है डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर्स। अगर 1 साल तक डाउटफुल में है, 1 साल तक, तो उसको DB1 कहेंगे। अब 2 साल से 3 साल तक है अगर है तो उसको DB2 कहेंगे। और अगर 3 साल से भी ज़्यादा अगर एनपीए रह चुका है तो उसको हम डाउटफुल 3 कहेंगे। लॉस एसेट कहाँ क्या है? द एनपीए अकाउंट विच इज़ इरिवोकेबल, मतलब जहाँ पे उम्मीद छूट, बैंक ने छोड़ दी है कि हाँ अब यहाँ से कोई रिकवरी नहीं आ सकती, वो लॉस एसेट है। और लॉस एसेट तब भी इन केस में होगा इफ़ एन अकाउंट सिक्योर्ड बट एट प्रेजेंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस दैन 10% ऑफ सिक्योरिटी। अगर मान लो हमने कोई लोन दिया है, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी लिया, एट प्रेजेंट ये है कि अगर उस जो सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से कम हो, जो हमारा लोन है अमाउंट का 10% से कम हो जाए, तब वो क्लासीफाई किया जाता है लॉस में। इफ़ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन 10%, बस लेस देन 50%, 10% से ज़्यादा है, 50% से कम है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल विदाउट एनी वेटिंग। इन दो केस में कोई वेटिंग हम नहीं करेंगे। हम दोस्तों हम देखेंगे स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, द इरेगुलर अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट शो सिम्टम्स ऑफ बैड एसेट इन फर्स्ट 90 डेज। जो शुरुआती 90 दिन हैं, जो ख़राब होने के शुरुआती 90 दिन, उसको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 तरह के होते हैं, SMA0, SMA1 एंड SMA2। जो इरेगुलरिटी अप टू 30 डेज, अगर 1 से लेकर 30 दिन तक इरेगुलरिटी है वो SMA0 आएगा। 31 दिन से 60 दिन तक है तो SMA1 आएगा।
अगर 61 डेज से 90 डेज है तो SMA 2 की कैटेगरी में आएगा, और 90 डेज के बाद आपको पता ही NPA हो जाएगा। अब NPA कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, कौन कौन से खाते NPA नहीं होंगे हमारे, तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसीज, लोन अगेंस्ट NSC एंड लोन अगेंस्ट किसान विकास पत्र, ये NPA नहीं होगा। अगर 3-4 बैंक ने कंसोर्टियम में लोन दिया है तो हर बैंक, ईच बैंक विल क्लासीफाई द अकाउंट बेस्ड ऑन इट्स रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, वो अपने हिसाब से रिकवरी जैसे उनके पास आ रही उस हिसाब से वो क्लासीफाई करेंगे NPA में उसको। दोस्तों हम देखेंगे प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या है? प्रोविजनिंग तो वैसे सारे अकाउंट्स में होता है, वेदर NPA और स्टैंडर्ड अकाउंट्स। तो पहले हम स्टैंडर्ड अकाउंट्स में प्रोविजनिंग देख लेते हैं। डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेज एंड स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में, माइक्रो सेक्टर्स में 0.25% होता है प्रोविजनिंग। एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लोन्स में 1%। एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर्स 0.75%। हाउसिंग लोन ग्रांटेड एट टीजर रेट्स में 2% प्रोविजनिंग होगा। फॉर ऑल अदर एडवांसेज में 0.4% NPA होगा, 0.40% प्रोविजनिंग होगा। रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में 5% होगा। अब हम देखते हैं प्रोविजनिंग NPA अकाउंट में कैसे होता है। लॉस एसेट्स में 100% प्रोविजनिंग होगा। डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है देन 100% प्रोविजनिंग होगा, और सिक्योर्ड पोर्शन पे होगा अप टू 1 साल तक जो NPA यानी DB1 कैटेगरी में 25% होगा सिक्योर्ड पोर्शन का, और 1 से 3 साल यानी DB2 की कैटेगरी में जो अकाउंट होगा तो 40% होगा। अगर DB3 यानी मोर देन 3% हो 3 ईयर्स हो गया तो उसमें 100% प्रोविजनिंग होगा। सब स्टैंडर्ड के केस में जो प्रोविजनिंग होगा वो 15 अच्छा ओके यहीं तक है। और फ्रेंड्स सब स्टैंडर्ड के केस में, एसेट्स के केस में 15% होगा प्रोविजनिंग। अगर लोन अनसिक्योर्ड है देन 10% एडिशनल यानी 25% प्रोविजनिंग होगा। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ से सवाल आते हैं, शायद आ सकते हैं यहाँ से। नेट NPA किसको कहते हैं? ग्रॉस NPA माइनिंग प्रोविजनिंग ऑन NPA, ये फार्मूला नेट NPA का। दूसरा आता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, प्रोविजन ऑन NPA अपॉन ग्रॉस NPA इंटू 100, तो ये निकलेगा हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। दोस्तों अब NPA में आगे हम देखेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है। अ बोरोवर हु हैज़ प्रॉफिट्स टू रीपे बट ही स्टिल डज नॉट रीपे लोन्स इज कॉल्ड, मतलब पैसे हैं उसके पास, प्रॉफिट्स हैं, फिर भी वो हमारा बैंक का पैसा नहीं वापस कर रहा, उसको विलफुल डिफॉल्टर्स कहेंगे। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रिपोर्टिंग होगा इसका, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख और उसके ऊपर के अकाउंट्स में हम करेंगे। रिपोर्टिंग इज डन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ विच बैंक इज अ मेंबर। 4 रिपोर्टिंग वो हैं CI क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सिबिल, क्रेफ, हाईमार्क जिसको एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। रिपोर्टिंग जो इसकी होगी विलफुल डिफॉल्टर्स की वो मंथली बेसिस पे हम करेंगे। अब जो विलफुल डिफॉल्टर्स है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कमिटी हेडेड बाय ED, और जो उसको कंफर्म करेंगे वो कमिटी हेडेड बाय MD करेंगे। कुछ पेनल्टीज लगती हैं उनमें, जो नो बैंक विल फाइनेंस एनी विलफुल डिफॉल्टर इफ़ एनी प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय अ प्रोमोटर ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, नो बैंक विल फाइनेंस फॉर 5 years। अगर कोई भी प्रोमोटर विलफुल डिफॉल्टर अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो बैंक उसको 5 साल तक फाइनेंस नहीं करेगी। नेम ऑफ दोज पर्सनस हु रिपोर्टेड हु वेयर डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, जब उनको डिक्लेयर किया गया था विलफुल डिफॉल्ट तो उस केस में भी उनको, अगर वो प्रोमोटर्स हैं तो उनको लोन नहीं देंगे हम। फिर आता है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स हु डज नॉट परमिट इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज का इंस्पेक्शन नहीं करने देते। हु प्रिवेंट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हु डज नॉट रीपे बैंक लोन्स दो यस फंड्स टू रीपे, अगर उनके पास फंड्स हैं फिर भी वो नहीं बैंक का पैसा देते, तो वो है कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स। अब जो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स का जो कट ऑफ होगा रिपोर्टिंग का वो 5 करोड़ से और ऊपर के अकाउंट्स में होगा। जो रिपोर्टिंग हम करेंगे वो करेंगे CIR LC को, क्रेडिट सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट्स, CIR LC का मतलब है। रिपोर्टिंग जो होगा क्वार्टरली होगा। अब जो है तीसरा है वो रेड फ्लैग अकाउंट्स होता है, अकाउंट इन विच देयर इज सस्पेंशन ऑफ फ्रॉड बेस्ड ऑन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर फ्रॉड का हमें लग रहा है तो कट ऑफ जो होगा 50 करोड़ एंड अबव का होगा। 7 डेज में, विदिन 7 डेज में हमें RBI को रिपोर्ट करना है, और विदिन 15 डेज हमें रेड फ्लैग अकाउंट्स का CBI को हमें रिपोर्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।